सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and we are back in the new session of For Your Information #FYI where we are going to discuss the history of 10th February। और इसी चर्चा में हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं हिस्ट्री गुरु, जिनका स्वागत करेंगे इस सेशन में। और आप सभी कैंडिडेट्स का, एस्पायरेंट्स का, व्यूवर्स का जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सेशन आप ही का है, आप ही के लिए है, आप ही की जानकारी के लिए है। For your information #FYI history of 10th February is going to start very soon। तो जल्दी से हम कहेंगे और जानेंगे यहाँ पे हिस्ट्री गुरु से कि सर क्यों है ये जरूरी हर दिन हमारे साथ जुड़ना कैंडिडेट्स का, और 365 डेज इन अ नॉर्मल ईयर और 366 डेज इन अ लीप ईयर किस तरीके से कैंडिडेट्स को ये हेल्प आउट करेगा इवेंट्स को रिकॉल, रिमेंबर करने के लिए। एंड यस, द बुक विच वी आर गेटिंग करेक्टेड, और यहाँ हमारे पास बनती भी जा रही है FYI का क्वेश्चन बैंक, जिसमें डेली ही एक पेज जुड़ता है। तो क्यों और कैसे और किस तरीके से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हम अपने सभी एस्पायरेंट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सारे लोगों को बहुत बहुत नमस्कार हमारा। देखिए, यहाँ पर जो भी न्यूज आपके लिए रखी जा रही है वो न्यूज एग्जाम ओरिएंटेड। तरीका क्या है कि हर न्यूज डिस्कस करने के बाद में क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड बन सकते हैं, ये मेन मोटिव हमारा रहेगा। और प्लस आपको जो 10 क्वेश्चंस पर डे हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, यानी कि विद एक्सप्लेनेशन, वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से एज इट इज क्वेश्चंस आ रहे हैं। और एक और तरीका है कि बहुत सारे हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि हमको याद नहीं होता है। याद करने का तरीका यह है कि हमारे रिकॉर्डेड वीडियो अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको याद होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और एक पेज पर नोट करते हुए जरूर जाएं, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन बोला जाता है उसको जरूर नोट करें, क्योंकि हो सकता है कि वहां से भी आपका कोई क्वेश्चन आ जाए। और अब एग्जाम का 2017 का जो मिशन है उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। बहुत सारे एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा। MTS का नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे वैकेंसीज हैं। जैसा कि अभी देखने को मिला कि 20 लाख फॉर्म MTS में पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से। तो कंपटीशन तगड़ा है, लेकिन अगर जो भी अच्छे से तैयारी करेंगे उनके लिए कभी भी कंपटीशन तगड़ा नहीं होता है, यानी कि वो आराम से पास कर जाएंगे। उसके लिए तरीका यही है कि आप स्ट्रेटेजी के थ्रू वहां पर पूरी चीजें अपनी इंप्लीमेंट करें। तरीका यही है, इसीलिए हम आपके लिए प्रोग्राम भी लाए हैं कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस और नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचे। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ, करते हैं सेशन की शुरुआत। नजर डालते हैं पहली घटना पे, पहले इवेंट पे, जिसको आज के दिन रखना है आपको याद। साल था 1846। 1846 was the year, 10th February was the date when the first Anglo-Sikh war, Battle of Sobraon जिसको कहते हैं, British defeated Sikh in the final battle of the war। तो सर बिल्कुल सेल्फ डिफाइंड इवेंट है, पर आपसे जानेंगे और इसकी हिस्ट्री क्या थी। जी बिल्कुल मैम, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा कि हमने पहले भी एंग्लो सिख वार के बारे में डिस्कस किया था, वहां पर बहुत सारे हमने युद्ध भी, जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में जो भी युद्ध हुए थे, हमने उसको भी डिस्कस किया था। तो उन्हीं में से एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है सवराओं की लड़ाई या सवराओं का युद्ध। यह हुआ था 10 फरवरी 1846 को। याद रखिएगा, इस युद्ध में ये जो सवराओं की लड़ाई होती है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख आर्मी के बीच में युद्ध होता है। खालसा आर्मी होती है, उसके बीच में युद्ध होता है। और इसमें इससे संबंधित और भी बहुत सारे युद्ध हैं, चाहे रामनगर का युद्ध हो, चिलियानवाल का युद्ध हो, सवराओं का युद्ध हो, ये सारे युद्ध आपके एंग्लो सिख वार से इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड? पहला प्रश्न ये बन सकता है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, चिलियानवाल का युद्ध कब हुआ, रामनगर का युद्ध कब हुआ, सवराओं का युद्ध कब हुआ। तो एंग्लो सिख वार से संबंधित जितनी लड़ाइयां हैं उनको जरूर याद करके जाए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं बिल्कुल इनसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बन सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट इवेंट व्हिच वाज हेल्ड इन 1870 वाज द ईयर, 10th February वाज द डेट व्हेन YWCA वाज फाउंडेड इन न्यूयॉर्क सिटी। तो बिल्कुल सर, YWCA के बारे में हम आपसे क्या जानेंगे? जी बिल्कुल, एक बार मैम हम लोगों ने YMCA के बारे में डिस्कस किया था। वहां पर यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर YWCA है, यानी कि ये महिलाओं के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। याद रखिएगा, एक बार पूछा गया है, मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। वर्ल्ड यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन एक ग्लोबल मूवमेंट है, और ये वर्किंग कर रहा है, किस लिए कार्य कर रहा है? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए
काम करता है। और इसमें लीडरशिप और सारी चीजें किसके हाथ में रहती हैं? महिलाओं के हाथ में रहती हैं। और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 120 कंट्रीज में ये ऑर्गेनाइजेशन कार्य कर रहा है और महिलाओं की उन्नति के लिए ही ये काम करता है। और इसके बहुत सारे मेंबर भी बनते चले जा रहे हैं। इंडिया में भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं से लोग जुड़े हुए हैं। अगर फाउंडर की बात करते हैं तो फाउंडर इनकी हैं मैरी जेन किनार्ट, इनका पूरा नाम था, ये इसकी फाउंडर थी। और ये इस्टेब्लिश किया गया था लंदन में, याद रखिएगा लंदन में इस्टेब्लिश किया गया था। अगर इसके मुख्यालय की बात करते हैं यानी कि हेडक्वार्टर की, तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले पार्ट पे, जो कि हमारा बर्थडे सेक्शन डिस्कशन है कि किसका बर्थडे आज सेलिब्रेट होता है। 10 फरवरी के दिन किसकी जन्मतिथि होती है और किस तरीके से वो पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट बन जाती है। सो हियर इज द पर्सनालिटी कुरियाकोस इलियास चावड़ा। 1805 was the year, 10 February was the date when this personality was born। तो बिल्कुल सर, हम आपसे जानेंगे कि ये कौन थे और इनका सोशल कंट्रीब्यूशन क्या था। जी बिल्कुल, नाम थोड़ा सा टफ है जरूर, लेकिन याद करने को कोशिश जरूर करिएगा। कुरियाकोस इलियास चावड़ा इनका पूरा नाम है। और ये एक संत, बिल्कुल याद रखिएगा, एक संत हैं, यानी कि कैथोलिक संत हैं और सोशल रिफॉर्मर भी हैं। कहाँ से थे ये पूछा गया है एक बार। ये केरल राज्य से थे, यानी कि इनका केरल राज्य से संबंध रहा है। और ये पहले ऐसे संत थे इंडियन ओरिजिन के जिन्होंने साइरो कैथोलिक मेंबर यानी कि कैथोलिक चर्च में अपना योगदान किया था। तो कभी भी अगर आपसे ये प्रश्न इनसे संबंधित आए कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बिल्कुल अध्यात्म क्षेत्र से संबंधित है। और ये भी पूछा जा सकता है कि पहले कैथोलिक संत के रूप में किसको जाना गया, तो वहां पर इनका नाम लिया जाएगा। बिल्कुल। बढ़ते इसी के साथ देखते हैं किसकी पुण्यतिथि होती है आज ही के दिन। 10 फरवरी का दिन किसकी डेथ एनिवर्सरी होती है। तो पर्सनैलिटी विच वी हैव दैट इज गुलशेर खान शानी। 1995 was the year, 10 February was the date when this personality died। देहांत हुआ था इनका आज ही के दिन। तो कौन थे ये और क्या थे इनके सामाजिक योगदान? बिल्कुल, अगर गुलशेर खान सैनी जी की बात करते हैं तो सबसे पहले एक राजनेता के रूप में इन्होंने काम किया है, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता रहे हैं। याद रखिएगा, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता रहे हैं। इंग्लैंड में इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद में वकालत भी वहीं से की और यहाँ पर आने के बाद में बहुत सारे पद पर ये रहे हैं। अगर बात करें तो स्पीकर, याद रखिएगा मध्य प्रदेश विधानसभा के ये स्पीकर भी रहे हैं और MLA भी रहे हैं मध्य प्रदेश के, और एक राज्य के ये गवर्नर भी रहे हैं। वो राज्य था आपका हिमाचल प्रदेश में, 1993 में ये गवर्नर भी रहे। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले पार्ट पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। एंड अगेन FYI के क्वेश्चन बैंक में नया पेज जुड़ने की तैयारी शुरू। लेट्स लुक अपॉन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मेघालय। कैंडिडेट से हम कहेंगे जल्दी से तैयार हो जाइए, #FYI के साथ आंसर टाइप करके इसका दीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से नहीं गुजरती है? ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मेघालय। तो लेट्स सी क्विकली किसका आंसर आता है, कौन इसका सही आंसर देता है। ऑप्शन नंबर C के साथ जा रहे हैं कैंडिडेट्स, कुछ D के साथ जा रहे हैं, कुछ A के साथ भी जा रहे हैं एंड यहाँ हमें मिक्स आंसर्स मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन मैंने जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की थी, देखिए अगर आप वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो वर्ल्ड के मैप में जो लाइंस हैं उनको जरूर देखें। 3 लाइंस मेन हैं। अगर 23.5 की बात करते हैं यानी कि 23.5 डिग्री, याद रखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी की बात करेंगे तो वहां पर आपका नाम लिया जाएगा कर्क रेखा का। अगर 23.5 डिग्री साउथ की बात करते हैं यानी कि दक्षिणी रेखा की, तो वहां पर मकर रेखा का नाम लिया जाएगा। और 0 डिग्री इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा की बात होती है, तो उन्हीं में से एक कर्क रेखा है। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से मेघालय राज्य नहीं है। याद रखिएगा, अगर आप वेस्ट से लेकर ईस्ट तक इस कर्क रेखा की यात्रा करते हैं तो आपको बहुत सारे स्टेट दिखाई देंगे। उनमें आपको जो लास्ट में जो मिजोरम दिया गया है, त्रिपुरा और मिजोरम जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ से भी निकलती है, राजस्थान से भी निकलती है, गुजरात से भी निकलती है। तो ये बहुत सारे ये जो 8 राज्य हैं वहां से निकलती है, लेकिन मेघालय से नहीं निकलती है।
एक चीज अब यहाँ पे हम कमेंट लेंगे राम रतन जी का अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले। सर, राम रतन जी का पूछना बार बार आ रहा है, जिनको आंसर भी कहीं ना कहीं हम देना चाहेंगे अपने इस क्वेश्चन बैंक के थ्रू ही। उनका पूछना है कौन सी बुक वो प्रेफर करें। तो हमें आपसे पूछना है हिस्ट्री गुरु कि क्या कैंडिडेट्स को बुक की रिक्वायरमेंट है तब जब हम उन्हें डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं फिल्टर्ड फॉर्मेट में। उनका एक FYI क्वेश्चन बैंक जो बन रहा है, क्योंकि अगर हम काउंट करें 1 दिसंबर से हमारा ये सेशन स्टार्ट हुआ था एंड टुडे इज 10 फरवरी, तो हर दिन के शुरू में हमने 5-5 क्वेश्चंस दिए थे, उसके बाद नाउ वी आर प्रोवाइडिंग 10 क्वेश्चंस ईच। तो इतने क्वेश्चंस के बाद क्या कैंडिडेट को किसी बुक की जरूरत है? जी बिल्कुल। देखिए राम रतन जी, एक बात मैं जरूर बताऊंगा आपको कि MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने 1 दिसंबर से हमारा ये प्रोग्राम आ रहा है। तो 10 क्वेश्चन पर डे के अगर रेशियो के हिसाब से निकालते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 600 से ऊपर प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। आपके 900 के आसपास क्वेश्चन होने जा रहे हैं। तो आपके लिए 900 क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप इससे ज्यादा, क्योंकि ये तो सफिशियंट है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करते हैं तो बिल्कुल सफिशियंट है। अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे महिंद्रास का जो मार्केट में बुक अवेलेबल है, अगर आप हमारे महिंद्रा इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, महिंद्रा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वहां पर एज ए स्टूडेंट हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। आपको एक स्टडी मटेरियल किट मिला होगा जिसमें GS की एक बुक होगी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है, तो आप वहां से ले सकते हैं। अदरवाइज टोल फ्री पर कॉल करके आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो बुक कैसे ली जा सकती है। जी मैम। बिल्कुल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। राम रतन जी को हम कह दें एक बार, तो अगर उनको उनका आंसर मिल गया है तो यस, ही शुड सेटिस्फाई विद दैट पार्ट, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस की बात है। एग्जाम्स में बुक से ये नहीं आता कि किस पब्लिकेशन का पढ़ा था, किस पब्लिकेशन का नहीं पढ़ा था। MCQs की प्रिपरेशन चाहिए एंड वी आर हियर ओनली फॉर यू, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, #FYI। तो ये सेशन यही है, आप ही के लिए है। तो इस क्वेश्चन बैंक के सहारे डेफिनेटली गारंटीड फॉर्मेट में यू कैन क्लियर योर एग्जामिनेशन। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द वुलर लेक्स लोकेटेड? वुलर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? एन इजी क्वेश्चन टू आंसर। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। टाइप योर आंसर्स विद #FYI एंड लेट्स लुक ओवर हु गिव्स द आंसर फर्स्ट एंड हु गिव्स द आंसर करेक्टली। और सर, अगर हम बात करें यहाँ पे तो डेफिनेटली लेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखे भी गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे एस्पायरेंट्स और एकदम करेक्ट आंसर कर रहे हैं। देखिए बुलर झील की बात आएगी, किस राज्य में स्थित है, तो बहुत आसान उत्तर है A, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब जो झील के जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आते हैं। अगर लेक से हम बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण लेक्स के मैं नाम जरूर लूंगा। कोलेरू लेक है, ये पूछी जा सकती है। पुलिकट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगर हम राजस्थान की झीलों की बात करें, चाहे डीडवाना बहुत महत्वपूर्ण है, लून करंसर, नोट करते जाइएगा, डीडवाना, लून करंसर बहुत महत्वपूर्ण है। पचभद्रा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण झील है। जयसमद, राजसमद, ये कुछ राजस्थान की महत्वपूर्ण झील है। और अदर स्टेट की भी पवई एक बहुत महत्वपूर्ण झील है, कई बार पूछी गई है। लोनार झील, ये भी महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारी झीलें हैं, हम नाम भी लिए दे रहे हैं। लोनार की बात आएगी, महाराष्ट्र का नाम लिया जाएगा। जयसमद, राजसमद, डीडवाना, लून करंसर, पचभद्रा, इन सारी झीलों की नाम बात आएगी तो राजस्थान का नाम वहां पर लिया जाएगा। तो झील से एक क्वेश्चन, जियोग्राफी का भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है और जीके सेक्शन से भी क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। All the 4 names are in front of you all. Do type your answers with #FYI. Let's look over particular कि किसका आंसर कहाँ पे आया। तो देखें पर्टिकुलर आंसर्स की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर C के साथ जा रहे हैं कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल सही, इसका आंसर है C। आर्य समाज के अगर संस्थापक की बात की जाएगी तो वहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम लिया जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का जो विकल्प C है वो सही उत्तर है। तो C इज द राइट आंसर। लेकिन जो अन्य नाम हैं, चाहे आत्माराम पांडुरंग का नाम हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी का नाम हो या रामकृष्ण परमहंस जी का नाम हो, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये भी किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। अगर रामकृष्ण
परमहंस जी की बात करते हैं, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, सारे लोग जानते हैं। तो रामकृष्ण मिशन की अगर बात आएगी तो वहां पर स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया जाएगा। आत्माराम पांडुरंग साहब का भी नाम लिया जाता है। अगर प्रार्थना समाज की बात की जाएगी तो वहां पर आत्माराम पांडुरंग जी का नाम लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो आपका मॉडर्न इंडिया का जो सेक्शन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट है, या जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट का पार्ट है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन का पार्ट है, वहां पर बहुत सारे आपको ये सोशल पर्संस दिखेंगे। तो इन पर्संस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं वहां पर मिलती हैं। जैसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दयानंद सरस्वती से संबंधित कि शुद्ध आंदोलन के प्रणेता कौन थे, शुद्ध आंदोलन किसने चलाया था, तो वहां पर भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम लिया जाता है। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। Which is the first Indian newspaper available on internet? इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस। The first Indian newspaper available on internet. So let's look upon to the answers from your sides. Do not forget to type #FYI with it. और देखें यहाँ पे पर्टिकुलर कि किस तरीके से यहाँ आंसर आने शुरू हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी, टाइम्स ऑफ इंडिया कैंडिडेट्स आर टाइप। बिल्कुल, देखिए मैम, इंटरनेट पर अवेलेबल होने वाला पहला न्यूज़पेपर पूछा गया है और एस्पायरेंट को हम बिल्कुल बताना चाहेंगे द हिंदू एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो सबसे पहले नेट पर प्रसारित किया गया, उसको नेट पर ब्रॉडकास्ट किया गया। तो द हिंदू इसका करेक्ट आंसर है। अब न्यूज़पेपर की बात आई है तो न्यूज़पेपर मॉडर्न इंडिया की अगर बात करते हैं तब वहां से भी पूछा जाता है कि इसके एडिटर कौन थे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर हैं, उनको जरूर नोट करके जाइएगा। चाहे देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स की बात की जाएगी तो बिल्कुल पूछा गया है, द हिंदू भी पूछा गया है, वी राघवाचारी इसके थे द हिंदू के, तो ये भी पूछा गया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया का भी पूछा गया है। तो ये तीनों तो पूछे गए हैं, इंडियन एक्सप्रेस का भी पूछा जा सकता है। अगर कुछ पीछे के इंडियन स्ट्रगल के समय के न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर की हम नाम जरूर लेना चाहेंगे। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी जी का पेपर था, हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना साहब का पेपर था, और इसी तरीके से लीडर याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय जी का पेपर था। तो बहुत सारे पेपर हैं, बहुत सारी मैगजीन्स थी, उनको जरूर पढ़ के जाइएगा। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन एक बार अब हम कैंडिडेट से कहना चाहेंगे कि क्वेश्चन के आंसर्स देते देते, सेशन को एंजॉय करते करते, सारी चीजें सीखते करते, अगर आप लाइक के बटन पे क्लिक करना भूल गए हैं तो डू क्विकली क्लिक ऑन द लाइक बटन, बिकॉज दिस इज द टाइम टू फिक्स योर अप्रिसिएशंस फॉर दिस सेशन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI, क्योंकि ये आप ही का सेशन है, आप ही की जानकारी के लिए है। तो लाइक तो हर एक क्वेश्चन पे बनता है, तो जल्दी से जिसने भी अभी लाइक के बटन पे क्लिक नहीं किया है, क्विकली क्लिक ऑन द लाइक बटन। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन। चेतन शर्मा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? चेतन शर्मा किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या बॉक्सिंग? क्विकली टाइप योर आंसर्स विद #FYI टू चेतन शर्मा का नाम किस खेल से जोड़ा जाता है या किस खेल से संबंधित है, जुड़े हुए हैं। तो देखेंगे यहाँ पर्टिकुलरली कि किस तरीके से आंसर आने शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो बी क्रिकेट, बिल्कुल हमारे क्रिकेट, बी हॉकी, दो आंसर्स दिख रहे हैं। बिल्कुल हमारे एस्पायरेंट आंसर दे रहे हैं। उससे पहले मैम एक क्वेरी ले लेते हैं। विनीता जी पूछ रही थी क्या क्या पढ़ें सर। देखिए जीएस थोड़ा सा वास्ट जरूर है, लेकिन ट्रिक से अगर स्ट्रेटजी से काम किया जाए तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा उसमें मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो बहुत बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारे आप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, एग्जाम आपका पास में है, तो केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। डिटेल में जाने की जरूरत कब होती है? जब आप प्री प्लान तैयारी करते हैं। प्री प्लान तैयारी के लिए मैंने आपको बताया कि आप महिंद्रास का जो बुक है मार्केट में उसको आप खरीदें। अगर आप महिंद्रा से जुड़े हुए हैं तो उसको पढ़ें। और बहुत सारे, अगर महिंद्रा गुरु की बात करते हैं जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, तो उस पर आप बहुत सारे डिजी पेजेस हैं, डिजी नोट हैं और NCERT क्विज है, सारी चीजें आप लोगों के लिए दी जा रही है। तो उनको जरूर यूज करें और पढ़ें और पढ़ करके जाएं, तो निश्चित रूप से आपको ये टफ नहीं लगेगा, बोझिल नहीं लगेगा और ना ही बहुत ज्यादा वास्ट भी आपको लगेगा। चलिए अब इस प्रश्न की बात करते हैं। चेतन शर्मा जी की बात की गई है। चेतन शर्मा क्रिकेट से संबंधित हैं, क्योंकि चेतन शर्मा का नाम एक समय में जाना जाता था। एक बॉलर के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है और एक बैट्समैन भी बहुत अच्छे रहे और हैट्रिक मानने में, कि याद रखिएगा अगर कभी हैट्रिक की बात की जाती है तो वहां पर चेतन शर्मा का नाम लिया जाता है। तो जो खेल और खिलाड़ी, यानी कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, अक्सर पूछा जाता है और ऐसे खिलाड़ियों के नाम पूछे जाते हैं
जो चर्चा में रहते हैं। यानी कि अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो कोई चेस प्लेयर भी पूछा जा सकता है, कोई फार्मूला रेसर भी पूछा जा सकता है। ऐसे प्लेयर्स पूछते हैं पेपर सेटर्स जिनके बारे में कम लोकप्रियता होती है, या जो खेल तो बहुत लोकप्रिय होते हैं लेकिन उनके खिलाड़ियों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। बिल्कुल। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले सर एक क्वेश्चन यहाँ दिवांशु विश्वकर्मा जी का हम लेंगे। उनका पूछना ये है कि लोकसभा में मैक्सिमम सीट 552 होती है या 545? जी बिल्कुल। और राज्यसभा में 250 होती है या 245? देखिए बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर है। देखिए लोकसभा जी की बात अगर करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में 552 का क्राइटेरिया होता है। 530 स्टेट से इलेक्ट होकर के जाते हैं, 20 यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होकर के जाते हैं और 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। यानी कि मैक्सिमम 552 सीटें लोकसभा में हो सकती हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 238 मेंबर 238 इलेक्ट होकर के जाते हैं और 12 मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के मैक्सिमम सदस्य राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? 250। जी बिल्कुल। दैट मीन्स ये दो फिगर्स याद करने हैं आपको, 250 फॉर राज्यसभा एंड 552 फॉर लोकसभा। तो दिवांशु विश्वकर्मा जी को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। बढ़ रहे हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। वेयर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकेडमी सिचुएटेड? सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकेडमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, चंडीगढ़, देहरादून या मसूरी? तो बिल्कुल कैंडिडेट से हम कहेंगे एक बार आंसर्स की अगर बात करें तो #FYI के साथ यू कैन ट्राई फॉर इट, क्योंकि सर पिछले 2-3 दिन से हम कहीं ना कहीं अकेडमीज पे क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसका आंसर आता है या नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकेडमी हैदराबाद, चंडीगढ़, देहरादून या मसूरी? ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कैंडिडेट, कुछ सी के साथ भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे हमारे एस्पायरेंट आंसर करना शुरू कर दिया है। अब देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारे एस्पायरेंट कोई भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो वहां पर जब आप मेंस का फॉर्म भरेंगे तो एक प्रेफरेंस भराया जाता है, आईएएस बनना चाहते हैं या आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं। तो ये जो सीक्वेंस जो कैडर वाइज एक लिस्ट होती है, कैडर वाइज, और एक होता है कि डेजिग्नेशन वाइज, यानी कि क्या बनना चाहते हैं, ये दोनों ऑप्शन उसमें रहता है। तो उन्हीं में से आईपीएस जो ऑल इंडिया सर्विसेज की मैंने बात की थी पहले भी, ऑल इंडिया सर्विसेज में हमारा आईएएस, आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, और आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आता है। ऑल इंडिया सर्विसेज का ही पार्ट आईपीएस है। उस आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी के नाम से जाना जाता है, और वो कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये तो बात हुई एक पुलिस एकेडमी की बात हुई, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी कहां पर स्थित है, तो लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी की जब बात की जाएगी तो वो मसूरी में, उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आपके पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ। तब राज्यसभा का क्वेश्चन भी आ गया हमारे पास कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 2 years, 4 years, 6 years या 5 years? तो लेट्स क्विकली हैव अ लुक अपॉन द आंसर्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स। क्या आना शुरू हुआ है यहाँ पे कि राज्यसभा के कैंडिडेट्स कितने टेन्योर के लिए इलेक्ट होते हैं? तो सर इस क्वेश्चन का आंसर हम भी देना चाहेंगे। जी बिल्कुल। 6 साल है क्या इसका पर्टिकुलर? क्योंकि देखिए कैंडिडेट्स के भी यहाँ में कमेंट दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल मैम, आपने सही बताया, क्योंकि हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। अगर राज्यसभा लोकसभा की बात आती है, यानी कि लेजिस्लेचर सिस्टम की बात आती है, तो बिल्कुल डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। देखिए राज्यसभा की बात की गई है, राज्यसभा के अगर टेन्योर पूछा जाएगा तो टेन्योर होता है उसका 6 साल। याद रखिएगा, टेन्योर 6 साल होता है। 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल के बाद में रिटायर करते हैं। और राज्यसभा की जैसा अभी हमारे एस्पायरेंट मैंने बताया था, वहां पर 552, 250 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट की बात की जाए तो 245 और 545, यानी कि लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245, ये प्रेजेंट की बात है। लेकिन मैक्सिमम मैंने वहां पर बताया था, तो उस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा आपका उच्च सदन यानी कि अपर हाउस है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये
परमानेंट हाउस है, इसका कभी विघटन नहीं होता है और लोकसभा का विघटन हो जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की बात करते हैं, पदेन सभापति की बात करते हैं, तो राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन सर हमारे मन में था और हम आपसे पूछने भी वाले थे कि राज्यसभा को लीड कौन करता है। और कहीं ना कहीं आपसे अगर हम ये चीज शेयर करें या कैंडिडेट से भी, तो क्लास 4, 5, 6 में जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया था, जब हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सोशल स्टडीज को बांट दिया गया था, तब कहीं ना कहीं ये राज्यसभा लोकसभा के स्टैटिस्टिक्स की कितने मेंबर्स होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है, कौन हेड होता है, कौन लीड करता है, स्पीकर कौन होता है, क्या कौन इंपॉर्टेंट होता है, ये कहीं ना कहीं क्लास 4, 5, 6 के सिलेबस में से आता है। हर एग्जाम में यही है कि हमने जो पीछे पढ़ा हुआ है उसी का रिवीजन है। तो देखते हैं एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं, एनसीईआरटी को लोग बेस बनाते हैं। एनसीईआरटी में क्या होता है सर, 6 से लेकर के 12 तक की जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं वही एनसीईआरटी में होती हैं, उनको पढ़ते हैं। चाहे आईएएस की कोई प्रिपरेशन करता है या पीसीएस की प्रिपरेशन करता है या सीजीएल की प्रिपरेशन करता है, कहीं पर कॉन्सेप्ट में फंसता है तो एनसीईआरटी की बुक्स को प्रेफर करता है। तो तरीका यही, पुरानी चीजें हैं उनको हम यहाँ पर एक नए तरीके से आप लोगों के लिए ला रहे हैं। तरीका यही है, चीजें नहीं बदलेंगी, तरीका थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी बदलिए। अगर स्ट्रेटजी बदलेंगे, समय के हिसाब से बदलते चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। Who among the following built the famous खजुराहो टेम्पल? प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था? चंदेला किंग्स, पाला किंग्स, जैन मॉन्क्स ऑफ सेंट्रल इंडिया या ऑल ऑफ दिस? तो खजुराहो टेम्पल, बिल्कुल खजुराहो मंदिर की अगर हम बात करें तो उनकी नक्काशी के लिए, आर्किटेक्चर के लिए भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी इनकी चर्चाएं हैं। तो खजुराहो टेम्पल किसने बनवाया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर्स की उम्मीद हम करते हैं यहाँ और आने शुरू हो भी गए हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूजन है कैंडिडेट्स को, चंदेला के साथ भी जा रहे हैं, पाला के साथ भी जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण मैम क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है कि अगर कभी आपसे प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर पूछा जाए जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं, सारे लोग जानते होंगे, चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। और एक प्रसिद्ध मंदिर के बारे में मैंने डिस्कस भी किया था मैम, कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कि यहाँ का बहुत प्रसिद्ध और सबसे बड़ा मंदिर है, खजुराहो टेम्पल। जी बिल्कुल, खजुराहो टेम्पल में ही है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। तो अगर ये पूछा जाएगा किन राजाओं के द्वारा, पूछा भी गया है सर, किन राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, तो वहां पर उत्तर होगा चंदेल राजा। और जो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है, पाल राजा, पाल राजा भी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, याद रखिएगा। देखिए वहां पर एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात आती है, धर्मपाल का नाम लिया जाता है, तो ये पूछा गया है। पाल राजाओं में धर्मपाल है, गोपाल की भी बात आती है। अगर कभी आपसे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाएगा तो वहां पर संस्थापक कौन होंगे, गोपाल का नाम वहां पर लिया जाता है। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। Mahatma Gandhi's remark, a post-dated check on a crumbling bank is regarding the proposals of। महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसके प्रस्तावों में के संबंध में है? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन या वेवेल प्लान? तो हम चाहेंगे कैंडिडेट्स ही ट्राई करें इसका आंसर, क्योंकि हमें तो नहीं पता है इस पर्टिकुलर कोर्ट के बारे में, ये किससे रिलेटेड है, रिगार्डिंग है। और कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कुछ बी के साथ भी जा रहे हैं। बहुत आसान मैम क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। अगर कभी आपसे पूछा जाए पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने किस मिशन को कहा था, तो आपका उत्तर होगा क्रिप्स मिशन। याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। ऐसा क्यों कहा गया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तरीका यह है कि देखिए, जब भी कोई मिशन यहाँ पर आया तो कुछ ना कुछ एक प्रलोभन देने का कोशिश की गई यहाँ पर। और प्रलोभन देने की कोशिश क्या की गई कि हमारे साथ में, देखिए वर्ल्ड वार में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो युद्ध में लड़ने के लिए सैनिकों की जरूरत थी। उन सैनिकों को लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों की बहुत जरूरत थी इंग्लैंड के लिए। तो यहाँ पर इसी चेक में एक ऐसी बातें की गई थी, जो क्रिप्स मिशन में ऐसी बातें की गई थी कि जिसमें आगामी कि हम आपके साथ में ऐसा कर देंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कहा था। जी हाँ, डिटेल में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत अंदर तक की बात हो जाएगी और वो हम अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ऐसी कुछ बातें की गई थी। तो महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि ये तो आगामी तारीख में, यानी कि ये तो आगे की बातें बोलने वाला मिशन है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया पोस्ट डेटेड चेक। और जवाहरलाल नेहरू जी ने यह भी कहा था ये उस बैंक का चेक है
जो बैंक ही नष्ट होने वाला है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके लिए तैयार रहिएगा। साइमन कमीशन के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, जो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, काला झंडा दिखाया गया था, 1927-28 में आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में यहाँ पर आया था। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ आखिरी क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन वी आर लीडिंग फॉरवर्ड, बट यस उससे पहले जल्दी से मौका देंगे आपको वीडियो को लाइक करने का, क्योंकि अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, क्योंकि आज हमको यहाँ पे कैंडिडेट्स की कंसिस्टेंसी दिख रही है, एक्साइटमेंट के साथ वो आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आंसर देने की, एंड कई सारे कैंडिडेट्स के आंसर सही भी हो रहे हैं। तो जल्दी से यू हैव 10 सेकेंड्स बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू द 10th क्वेश्चन। क्विकली क्लिक ऑन द लाइक बटन सो दैट योर अप्रिसिएशंस गेट फिक्स्ड ओवर दिस, एंड नॉट ओनली ऑन दिस वीडियो, अगर आपको हमारे सारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हर एक वीडियो को देखते समय लाइक के बटन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूला करें। बढ़ते हैं, देखते हैं जल्दी से क्या है आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। Who interprets the Constitution? संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो प्रेसिडेंट, जुडिशरी, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव? तो इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्याख्या कौन करता है? देखें यहाँ पे पर्टिकुलर ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर्स भी थोड़ी ही देर में कमेंट बॉक्स में हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे। तो देखें, यथार्थ बी, अभिषेक सी। अब कैंडिडेट्स के कहीं ना कहीं आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। ए, बी, सी, मैक्सिमम आर गोइंग विद बी। कुछ लोग हैं जो बीच में डी के साथ जा रहे हैं या ए के साथ जा रहे हैं, और कुछ सी के साथ भी जा रहे हैं, बट यस मैक्सिमम आर गोइंग विद बी। और हमें भी कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि प्रीवियस डिस्कशंस में आपके मुख से हमने सुना भी है कि जुडिशरी या न्यायपालिका ही है जो संविधान की व्याख्या करती है। जी बिल्कुल। देखिए, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव 3 पार्ट होते हैं। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका पालन कराने का काम, लेजिस्लेचर बनाने का काम। अब बनाएगा पालन कराने वाला। अब 2 तो कॉन्सेप्ट ये हो गए। अब जो पालन नहीं करेगा उसको दंड देने का काम कौन करता है? दंड देने का काम जुडिशरी सिस्टम, न्यायपालिका करती है। और वहां पर बिल्कुल आर्टिकल के थ्रू, एक्ट के थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, धाराएं लगाई गई हैं। चाहे एक्ट की बात करते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, बहुत सारे एक्ट्स भी वहां पर दिए गए हैं। तो हर एक अपराध के लिए हर एक एक्ट का प्रोविजन दिया गया है, उसके रेफरेंस पे हर एक धारा दी गई है, सेक्शन दिया गया है। तो इन्हीं के माध्यम से वो एक्सप्लेनेशन कौन करेगा? वो एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली जुडिशरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है, यानी कि माननीय न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल। बढ़ते इसी के साथ करते हैं सेशन का अंत। यहीं पे कमेंट करते रहिए इसी तरीके से, एंड यस इफ यू हैवंट लाइक्ड येट, तो जल्दी से जो कैंडिडेट्स बचे हैं और जुड़े थे हमारे साथ, लाइक तो बनता है। इसी बात पे लाइक के बटन पे क्लिक करते ही ऑफलाइन होंगे। सब्सक्रिप्शन इफ लेफ्ट ओवर, डू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड बिकम द सब्सक्राइब यूजर। इसके अलावा फिर मुलाकात होगी आपसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI के नए सेशन में, जहां हम देखेंगे उस दिन की घटनाएं, चर्चा करेंगे उन्हीं सारी बातों पे कि क्या आपको ध्यान रखना है, किन पे आपको फोकस करना है। एंड यस डू नॉट वरी, बिकॉज हम हैं यहाँ आपकी प्रिपरेशंस के लिए। बस आपको इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है हमेशा, और पढ़ते रहना है, करते रहना है। आपको सारे के सारे अपने एफर्ट्स लगाते रहना है, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू।